हेलो दोस्तों, नो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राइस इक्विलिब्रियम कीमत संतुलन की। जब हम अर्थशास्त्र में प्राइस इक्विलिब्रियम या मार्केट प्राइस या प्राइस डिटर्मिनेशन या कीमत निर्धारण कहते हैं तो हमारा मतलब एक ही होता है। पर इससे पहले कि हम प्राइस इक्विलिब्रियम की चर्चा करें, हमें समझ लेना चाहिए कि अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम या संतुलन का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, इक्विलिब्रियम या संतुलन वह अवस्था या शर्त है जहां आर्थिक शक्तियां एक दूसरे के बराबर होती हैं, और यह तब तक संतुलन या बराबरी में रहती हैं जब तक कि इन्हें बाहरी तौर पर प्रभावित ना किया जाए। अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम या संतुलन कितने प्रकार का होता है। तो इक्विलिब्रियम या संतुलन दो प्रकार का होता है। इसे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम दो भागों में बांटते हैं। पार्शियल इक्विलिब्रियम को हिंदी में आंशिक संतुलन और जनरल इक्विलिब्रियम को सामान्य संतुलन कहते हैं। यहाँ पार्शियल इक्विलिब्रियम का अर्थ ऐसे संतुलन से है जहाँ किसी संतुलन की व्याख्या करते समय आर्थिक शक्तियों और पड़ने वाले अन्य प्रभावों को स्थिर मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए दो आर्थिक शक्तियां हैं, जैसे किसी वस्तु की मांग और पूर्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग एवं उस वस्तु की पूर्ति के निर्धारण को किसी समय बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। जैसे किसी वस्तु की मांग को किसी समय वस्तु की कीमत, व्यक्ति की अपनी पसंद और दूसरी वस्तु की कीमत आदि प्रभावित करती है। पर किसी समय किसी वस्तु की मांग पर मुख्य रूप से उस वस्तु की कीमत का ही प्रभाव पड़ता है। अब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम या आंशिक संतुलन की व्याख्या के समय अन्य प्रभावों को स्थिर मान लेते हैं और केवल मांग पर कीमत के प्रभाव को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसी प्रकार पूर्ति पर भी केवल कीमत के प्रभाव का ही अध्ययन किया जाता है और अन्य प्रभावों को स्थिर मान लिया जाता है। ऐसा हम अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की पसंद, दूसरी वस्तु की कीमत, ट्रांसपोर्ट लागत आदि किसी वस्तु की मांग या पूर्ति पर बहुत कम ही प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार आंशिक संतुलन या पार्शियल इक्विलिब्रियम में अन्य प्रभावों को स्थिर मानकर संतुलन की व्याख्या की जाती है। अब बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम या सामान्य संतुलन की। सामान्य संतुलन में आर्थिक शक्तियों के निर्धारण में अन्य प्रभावों को भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे व्यक्ति की पसंद, दूसरी वस्तु की कीमत, परिवहन लागत, फैशन आदि के प्रभावों को भी मुख्य प्रभाव के साथ साथ यानी कि कीमत के साथ साथ सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में जब भी संतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सामान्यतः उसका अर्थ पार्शियल इक्विलिब्रियम या आंशिक संतुलन से होता है, क्योंकि यह अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है, जबकि जनरल इक्विलिब्रियम या सामान्य संतुलन का व्यवहारिक महत्व अधिक होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको संतुलन का अर्थ समझ में आया होगा और यह भी समझ में आया होगा कि संतुलन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि प्राइस इक्विलिब्रियम या कीमत संतुलन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए कम से कम दो शक्तियों का होना बेहद जरूरी है, जिससे इन दोनों को बराबर किया जा सके या इन दोनों की तुलना की जा सके या इन्हें बैलेंस किया जा सके। यहाँ पर कीमत के संतुलन के लिए वो दो आर्थिक शक्तियां मांग और पूर्ति हैं। पुराने अर्थशास्त्री, जिन्हें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, उनमें इस बात को लेकर के विवाद था कि किसी वस्तु की कीमत को उस वस्तु की मांग निर्धारित करती है या उसकी पूर्ति। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि किसी वस्तु की कीमत को उस वस्तु की उत्पादन लागत निर्धारित करती है, यानी कि पूर्ति निर्धारित करती है, जबकि कुछ अर्थशास्त्री मानते थे कि किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता के आधार पर तय होती है, जिसे हम सामान्यतः मांग कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि किसी वस्तु की कीमत को मांग निर्धारित करती है या फिर पूर्ति। तो इस विवाद का अंत प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया। उन्होंने कैंची का उदाहरण दिया और कहा कि जिस प्रकार कागज को काटने के लिए कैंची के दोनों ब्लेडों को मिलना पड़ता है, तब जाकर के कागज कटती है, ठीक उसी प्रकार मांग और पूर्ति दोनों ही शक्तियों के सामंजस्य से कीमत का निर्धारण होता है। उन्होंने कैंची के एक ब्लेड को सप्लाई कहा और दूसरे ब्लेड को डिमांड। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या काटती हैं, तब जाकर के कीमत का निर्धारण होता है। अब हमने जान लिया है कि कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो यह सवाल किया जा सकता है कि इन दोनों में से सबसे अधिक प्रभावी कौन है। तो इसका जवाब है कि यह निर्भर करेगा समयावधि पर। प्रोफेसर मार्शल ने समयावधि को तीन भागों में बांटा है: अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल।
उन्होंने सेकंड, मिनट, घंटे, सप्ताह, महीने या साल के आधार पर इन्हें नहीं बांटा। उन्होंने कहा कि यदि किसी वस्तु की पूर्ति को जिस समय अवधि में बदला ना जा सके, वह अवधि अति अल्पकाल है। यदि पूर्ति में थोड़ा परिवर्तन किया जा सके तो वह अवधि अल्पकाल की होगी, और जिस समय अवधि में पूर्ति की हर एक शर्त को पूरी तरह से बदल दिया जा सके, वह अवधि दीर्घकाल की होगी। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अलग अलग वस्तुओं की पूर्ति पर यह अवधि अलग अलग होगी। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि समयावधि जितनी कम होगी, उस वस्तु की कीमत को वस्तु की मांग उतनी ही अधिक प्रभावित करेगी। वहीं समयावधि जितना अधिक होगा, वस्तु की कीमत को उस वस्तु की पूर्ति उतना ही अधिक प्रभावित करेगी। अब देखते हैं कीमत संतुलन किसे कहते हैं। तो संतुलन कीमत वह बाजार कीमत है जहां वस्तुओं की कुल पूर्ति उस वस्तु की कुल मांग के बराबर है। यदि इसे हम डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के संदर्भ में समझें, तो कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब हम मांग और पूर्ति कहते हैं तो इसका मतलब कुल मांग और कुल पूर्ति से होता है, या पूरे बाजार की मांग या पूरे बाजार की पूर्ति से होता है। यहाँ हम किसी एक व्यक्ति की मांग या उसकी पूर्ति की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि एक व्यक्ति की मांग या एक व्यक्ति की पूर्ति किसी वस्तु की कीमत पर बहुत कम प्रभाव डालती है। जब हम कीमत संतुलन की बात करते हैं तो इनकी कुछ शर्तें हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। इस शर्त का विकास न्यू केन्सियन अर्थशास्त्री और डॉक्टर ह्यू डिक्सन ने किया था। उनका कहना है कि संतुलन के समय आर्थिक शक्तियां, मांग और पूर्ति स्थिर हों, उन्हें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति ना हो, अर्थात बाह्य कारकों से अप्रभावी रहें, और जो संतुलन प्राप्त होगा वह इन आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहेगा। अब एक टेबल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं कि कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। टेबल में ऊपर से नीचे 30, 25, 20, 15, 10 किसी वस्तु की कीमत को दर्शाती है, तथा ऊपर से नीचे 20, 40, 60, 80 और 100 उस वस्तु की अलग अलग कीमतों पर मांग की मात्रा को दर्शाती है, तथा टेबल में ऊपर से नीचे 100, 80, 60, 40 और 20 अलग अलग कीमत पर वस्तु की पूर्ति को बतलाती है। जब कीमत 10 रुपये है तो उत्पादक वस्तु की कम मात्रा की पूर्ति करना चाहता है। यहाँ पर 20 यूनिट की पूर्ति करता है, जबकि 10 रुपये में मांग सर्वाधिक है 100 यूनिट के बराबर। अब जैसे जैसे कीमत बढ़ता है, उत्पादक वस्तु की अधिक मात्रा बेचना चाहता है, जबकि एक विक्रेता वस्तु की कम मात्रा खरीदना चाहता है। और एक कीमत ऐसी तय होती है जहां पर कुल मांग की मात्रा और कुल पूर्ति की मात्रा आपस में बराबर होती है। यही संतुलन कीमत है, जिस कीमत पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है। टेबल के अनुसार एक बाजार मांग वक्र इस प्रकार खींचा जा सकता है, जो बतलाता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है, उसकी मांग मात्रा बढ़ती जाती है। एक मांग वक्र ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। कीमत के साथ मांग की मात्रा का उल्टा संबंध या नेगेटिव रिलेशन होता है। इसी प्रकार एक सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड होता है, जो कीमत और मात्रा के साथ पॉजिटिव रिलेशन को बतलाता है, अर्थात जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा, पूर्ति की मात्रा में भी बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। जब पूर्ति और मांग की रेखा को एक ही डायग्राम में दिखाया जाए तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मांग और पूर्ति की रेखा एक दूसरे को एक खास बिंदु पर क्रॉस कर रही है या काट रही है, और यह बिंदु कीमत के संतुलन का बिंदु है, जहां कीमत 20 रुपये पर 60 यूनिट वस्तु की मांग की जा रही है और इतनी ही पूर्ति भी की जा रही है। इसके अलावा और कोई बिंदु नहीं है जहां मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो। आप देख सकते हैं कि 10 रुपये में मांग अधिक है जबकि पूर्ति कम है। इसी प्रकार 30 रुपये में मांग कम है जबकि पूर्ति अधिक है। केवल एक ही बिंदु है जहां मांग और पूर्ति बराबर है, और यह बिंदु संतुलन का बिंदु है, यानी कि कीमत 20 रुपये निर्धारित होती है। मांग और पूर्ति की रेखा से एक इक्वेशन तैयार किया जा सकता है।
मान लीजिए एक डिमांड इक्वेशन दिया हुआ है और एक सप्लाई इक्वेशन भी। इन इक्वेशन से भी संतुलन की कीमत और मात्रा प्राप्त की जा सकती है। बस हमें इसे आपस में बराबर करना होगा, क्योंकि संतुलन कीमत वहीं पर प्राप्त होती है जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता है। जब हम इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हमें कीमत 20 रुपए के बराबर प्राप्त होती है, अर्थात P इज इक्वल 20। इस P के वैल्यू को QD या QS यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देने से संतुलन मात्रा भी प्राप्त हो जाएगी, जो कि यहां पर 60 यूनिट के बराबर है। आप देख सकते हैं, चाहे आप QD में P का वैल्यू पुट करें या QS में, वैल्यू दोनों का एक समान ही मिलेगा, यानी कि 20 रुपए में 60 यूनिट की मांग और 60 यूनिट की पूर्ति। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।